उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने 21 जुलाई को चलती राज्यसभा में दिन दहाड़े यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उनका स्वास्थ्य खराब है। पर हकीकत अगर पूछना है तो निर्मला ताई से पूछो। निर्मला ताई ने इस्तीफा क्यों दिया? इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, निकाले गए हैं। ये भी रेले गए थे, ये भी रेले जाएंगे। अब आप बोलोगे सर उपराष्ट्रपति जी का आप मजाक उड़ा रहे हो। पहली बात, अब ये उपराष्ट्रपति नहीं है। दूसरी बात, इस देश में प्रथा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मजाक बढ़ाना और उनका नजरअंदाज करना। याद है जब संसद का उद्घाटन हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने न्योता ही नहीं दिया भारत के राष्ट्रपति को। और बड़ी बात यह है कि जिस संसद का ये उद्घाटन कर रहे हैं ना, वह संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति ही गायब था, ना वो विदेश दौरे पे थे, ना कहीं थे। तो मजाक तो यहाँ से शुरू हुआ है ना। अब मजाक जब हो रहा है तो खुल के होने दो। हकीकत यह है कि यही लोग सरकार है, यही कानून है, यही देश है। इन तीन लोगों के लक्ष्य में अगर कोई बनेगा बाधा तो उसका ये लोग कर देंगे आधा पादा आ। ये लोग देश नहीं चला रहे हैं, मनोरंजन की प्रयोगशाला चला रहे हैं। ऐसे कभी कभी लेटे रहते होंगे, चलो रे नोटबंदी करते हैं। और यार नोटबंदी करेंगे तो गवर्नर नहीं मानेगा, इस्तीफा। एक काम करो, अर्थव्यवस्था ठीक ठाक चल रही, चलो उसकी लुल्ली बजाते हैं, तो आर्थिक सलाहकार वाला नहीं मानेगा, इस्तीफा। तो ये चुनाव कैसे जीतेंगे यार? एक काम करो ना, चुनाव में धांधली करेंगे, अगर निर्वाचन आयोग नहीं माना तो इस्तीफा। जैसे बिहार में कर रहे हैं धांधली, खुलेआम नंगे ही चल रही है। लेकिन चुनाव जीतने का तरीका है, कौन किससे पूछने वाला है? तो अगर हमारा कोई नेता हमारा विरोध करेगा तो इस्तीफा, तो उनके स्थान पर कठपुतली को बैठाएंगे हम लोग। तो जो बनेगा बाधा उसका कर देंगे आधा पादा। ये बने होंगे बाधा, इनको बना दिया सत्यपाल मलिक की फोटोकॉपी का जेरोक्स। ऐसा इन्होंने क्या कर दिया कि सत्यपाल मलिक की फोटोकॉपी बनने जा रहे हैं? ये सीधी सी बात है भाई, इनके चाल चलन हमारे सनातनी सेंटा क्लॉज चाचा को पसंद नहीं आए। अब भाई भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सत्तारूढ़ पार्टी की बापोती होता है, वो स्वतंत्र तो होते नहीं है बेचारे, इन लोगों के अनुसार चलना पड़ता है। और इन लोगों ने मना किया है किसी से मिलना जुलना नहीं। और धनखड़ जी ने क्या किया? मुलाकात कर ली मफलर वाले फूफा से। बस 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 बस। तो इस मुलाकात के चलते माना जा रहा है कि भाई सरकार इनसे खुश नहीं थी, इसलिए इस्तीफा ले लिया। दूसरा कारण, ये पैसे वाला आदमी। बस 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 बस। तो इनके ऊपर जांच बैठाई जा रही थी, विपक्ष कहता है इनके ऊपर जांच हो, पक्ष नहीं चाहता था, और धनखड़ जी ने हाँ कर दिया, शायद इसलिए नाराज हो। और तीसरा कारण लग रहा है ये ओ धोंधूपंत। एक बार करके दिखाना सर, कैसे करते हैं? बस 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 बस। मतलब इन्होंने बोल दिया कि जो भी जाएगा रिकॉर्ड में जाएगा, मैं बोलूंगा वो रिकॉर्ड में जाएगा। राज्यसभा में ऐसा बोल रहे हैं, आप खुद सुनिए। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. अरे महाराज, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, तुम्हें ये नहीं मालूम कि राज्यसभा में सभापति बोलता है ये बात कि जो भी जाएगा ऑन रिकॉर्ड वही जाएगा जो मैं चाहूंगा? तुम नहीं बोल सकते। इसे कानून का अतिक्रमण कहते। इतना भी नहीं मालूम, ये लोग कानून दिन भर तोड़ते रहते हैं यूं ही। और ऐसा नहीं है कि केवल राज्यसभा में कानून का अतिक्रमण किया गया है, धनखड़ जी के त्यागपत्र के बाद उनकी भावना का भी अतिक्रमण हुआ है, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। बहुत करीबी माने जाते हैं प्रधानमंत्री के वो, लेकिन जब उन्होंने त्यागपत्र दिया तो कोई फेयरवेल स्पीच नहीं हुई। ऐसा क्या हो गया इन लोगों के बीच में कि फेयरवेल स्पीच भी नहीं रखी गई? कोई भी उपराष्ट्रपति अगर हटता है, त्यागपत्र देता है या उसका कार्यकाल खत्म होता है तो उसके लिए फेयरवेल स्पीच रखी जाती थी। और ऐसा भी नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी कोई फेयरवेल स्पीच नहीं दी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में ही कुछ समय पहले, जब गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म हो रहा था, उनके लिए उन्होंने फेयरवेल स्पीच रखी थी रविन्द्रनाथ टैगोर का अवतार लेकर। और फेफड़ा बाबा के रोए थे कि हाय तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। तो इसका मतलब है कि अगर धनखड़ जी के लिए फेयरवेल स्पीच नहीं हो रही है तो धनखड़ जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया है, यही सरकार कहना चाह रही है। और अगर अच्छा काम किया तो फिर फेयरवेल स्पीच क्यों नहीं हो रही है? क्या इतना भी उनको हक नहीं है? क्या वो इतने भी सम्मानीय नहीं रहे? और प्रधानमंत्री जी का रिस्पॉन्स बता रहा है कि धनखड़ जी की उपराष्ट्रपति के तौर पर बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रही होगी। तभी तो इस्तीफा के 15 घंटे के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने छोटा मोटा ट्वीट कर दिया। वो प्रधानमंत्री जी जो अगर अमित शाह का लड़का सही अंग्रेजी बोल दे तो उसके लिए तुरंत ट्वीट कर दें, किसी का बर्थडे है तो उसको स्वास्थ्य की कामनाएं दे दें। भारत का उपराष्ट्रपति बीमार है, एक भी बार भी स्वास्थ्य की कामना नहीं की गई, ट्वीट नहीं किया गया, फोटो नहीं खिंचाया गया। क्या फोटो खिंचाने का शौक खत्म हो गया है? और बड़ा प्रश्न यह है कि यदि स्वास्थ्य कारणों के चलते इन्होंने इस्तीफा दिया है तो इस देश का इतना क्या दुर्भाग्य है कि जब मालूम है कि 4 दिन के बाद मानसून सत्र शुरू होने वाला है तो उनके स्वास्थ्य का चेकअप करा लिया जाता कि भारत में अब योग्य और स्वस्थ व्यक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने लायक नहीं रहे। और अगर इस प्रकार की हालत है तो फिर बिहार में जो नीतीश कुमार है वो तो मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं, उनको तो सीएम पद के लिए दौड़ाया जा रहा है और हो सकता है कि भविष्य में वो उपराष्ट्रपति बने। और ये भी हो सकता है कि इनको इसीलिए निकाला गया हो शायद
कि बिहार में चुनाव है, वहां से कोई उपराष्ट्रपति का चेहरा बना देंगे तो बिहार की जनता जो भोली भाली है वो मान जाएगी, अच्छा काम हो रहा है हमारे लिए। तो जो इन्होंने ट्वीट किया है, इससे समझ में आ रहा है कि धनखड़ जी की क्या वैल्यू है। इनसे ज्यादा वैल्यू तो विपक्ष के नेता कर रहे हैं। रमेश जी ने तो बहुत अच्छा ट्वीट किया है, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की दाढ़ी बड़ी, ट्वीट छूटा। इनकी दाढ़ी नहीं तो ट्वीट बड़ा। समझ रहे हो, उपराष्ट्रपति की वैल्यू कम से कम उतनी तो रखो यार जितनी होनी चाहिए। मजाक बना के रख दिया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का। तभी तो कोई ऐरा गैरा खड़ा होता है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपालों पे उंगली उठा देता है। फिर वो चाहे माइक पकड़कर चिल्लाने वाली गुस्सैल बुआ हो, या फिर साधारण चप्पल और ब्रांडेड मफलर पहनने वाले खकोरे फूफा, या बुढ़ापे में डाई लगाकर जवान दिखने वाले चिचा। किसी भी राज्य का आप सीएम उठाकर देख लो, इन लोगों की एक ही शिकायत है कि राज्यपाल हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। और ये हकीकत भी है, जो भी सत्तारूढ़ पार्टियां होती हैं वो उन राज्यों में जहां उनकी सरकारें नहीं है ऐसे राज्यपालों को भेजती हैं जो अड़विंगा लगाएं, जैसे कि ये लगा रहे हैं। तो इनके लिए तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को इसकी सुनवाई भी की, पर उससे पहले माननीय उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने एक भरे मन से यह कह दिया था कि अनुच्छेद 142 जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर देता है वो एक प्रकार की मिसाइल है और नुकसान हो रहा है, उससे गवर्नर और राष्ट्रपति की शक्तियों को संतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार के बयान देती सरकार है, दिलवाया इनके मुंह से गया था, तब तक तो ये अच्छे रहे। फिर जब राज्यसभा 21 जुलाई को चल रही थी तो उसमें विपक्ष ने कहा था कि यशवंत वर्मा जो न्यायमूर्ति हैं, उनके पैसे मिले थे जिनके घर में, उनके ऊपर अवमानना का केस करना है, महाभियोग लाना है, तो उसके लिए हस्ताक्षर कर दिए। सरकार ऐसा नहीं चाह रही थी, सरकार ऐसा नहीं चाह रही थी और इन्होंने हाँ कर दिया। इसके चलते इनको फिर भुगतान करना पड़ा और यह कहना पड़ा कि स्वास्थ्य कारणों के चलते हमने इस्तीफा दिया है। रियलिटी ये है कि रियलिटी सब जानते हैं, इसीलिए इनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि यह सरकार के स्पोक पर्सन रहे हैं। और ऐसा देखा भी गया है कि कई बार राज्यसभा का सत्र चल रहा है, विपक्ष ने कोई सवाल पूछा तो एक्चुअली सत्ता पक्ष को जवाब देना था, लेकिन कभी कभी भावनाओं में बहकर ये खुद ही जवाब दे देते थे, तो ऐसा लगता ही नहीं था ये निष्पक्ष हैं। इसके अलावा जिस प्रकार की बातें ये बोलते थे सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय के प्रति, उसको देख के लग रहा है कि जो सरकार नहीं बोल पा रही है वो इनके मुंह से बुलवाया जा रहा है। तो ये सब बातें देख के लगता है कि शायद सरकार के ये पक्षधर रहे होंगे या सरकार के ज़्यादा इन्फ्लुएंस में रहे होंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि भारत का कोई भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति होता है वो वैसे ही चुना जाता है जैसा सत्तारूढ़ पार्टी चाहती है, क्योंकि बहुमत उन्हीं का होता है, तो उन्हीं के हिसाब से उनको चलना पड़ेगा। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतियों को रबड़ स्टाम्प से तुलना की जाती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और क्या विवाद है, मैं इस पर नहीं फंसना चाहता, पर रियलिटी ये है कि हाँ, इनके ऊपर ये आरोप लगते हैं। लेकिन एक पक्ष ये भी देखना चाहिए कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो भी भड़ास निकाल रहे हैं वो इनकी व्यक्तिगत भी हो सकती है, क्योंकि ये अधिवक्ता भी रह चुके हैं, वकील रह चुके हैं। तो उस समय वो भड़ास नहीं निकाल पाए हों, आज पद पर रहते हुए शायद अपनी वकील वाली भड़ास निकाल रहे हों और देखने से लग रहा है कि ये सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। यह भी एक पक्ष हो सकता है। अगर ये किसी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, सामान्यतः मोदी जी के सामने फोटो दिखता है इस प्रकार का, तो हो सकता है ये विनम्र रहे हों। इस एंगल पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उपराष्ट्रपति एक सम्मानीय पद है, उस पद की हमें गरिमा बना के रखनी है। भले ही सरकार नहीं बना पा रही है, लेकिन भारत का नागरिक होने के नाते, समझदार नागरिक होने के नाते यह गरिमा हमको बनानी है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि इस प्रकार के जो इस्तीफे हो रहे हैं निरंतर इस अमृतकाल में, उसके क्या संकेत हैं और सरकार जनता और वहाँ के कर्मचारियों को, नेताओं को, विपक्ष को या पूरे सिस्टम को क्या संदेश देना चाहती है, वो भी पहले आप समझ लो, फिर इस वीडियो का निष्कर्ष निकालते हैं। संदेश यूँ समझिए कि इनका इस्तीफा देना, बिहार चुनाव में SIR करवाना, ये सब बता रहे हैं कि अब पतन की सीढ़ी से उतरना शुरू कर चुके हैं जो वर्तमान सरकार के जितने राजनेता हैं। गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। अब शक्ति संतुलन दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे पास अभी भी बहुमत है, हमारा डर अभी भी बरकरार है। पर यह भूल रहे हैं कि जो अंदर जितनी भी साठगांठ बन रही है बीजेपी के नेताओं के अंदर ही, वो सब नाराज बैठे हैं। फिर वो चाहे शिवराज सिंह हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, मध्य प्रदेश में तो यही अपनी पार्टी से नाराज बैठे हैं। ऐसे ही राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, सभी जगह लोग नाराज बैठे हुए हैं, क्योंकि जो जमीनी कार्यकर्ता थे उनको वो अधिकार मिले ही नहीं जो उनको मिलना चाहिए था। किसी को भी पायलट प्रोडक्ट के रूप में या तो CM बना दिया गया या फिर अध्यक्ष बना दिया गया। इससे अंदर एक फूट पड़ रही है। उस फूट को रोकने के लिए इस प्रकार का शक्ति संतुलन ऊपर दिखाया जा रहा है कि हम देखो, अगर उपराष्ट्रपति का इस्तीफा मांग सकते हैं तो तुम्हारी औकात क्या है, जिससे उनके अंदर एक डर बना रहे और पार्टी का संगठन मजबूत रहे। एक तो ये संकेत है उनको स्पष्ट रूप से। दूसरा संकेत अब ये समझ में आया कि सतपाल मलिक जो कि RSS बैकग्राउंड से नहीं थे, यह धनखड़ जी यह भी RSS बैकग्राउंड से नहीं थे, तो उन्हें ये समझ में आया कि अब कोई अगर हमको व्यक्ति चुनना है तो वो RSS बैकग्राउंड का ही हो, क्योंकि हमारी कार्यप्रणाली बहुत अलग है। RSS के अनुसार ही हमें कार्य करना है। ये लोग नहीं समझते हैं, इसलिए इनसे ये चूक हो जाती है। तीसरी बात जो सब लोगों को समझनी होगी, सतपाल मलिक भी एक जाट थे,
यह भी एक जाट हैं। जब जाट मुगलों के कब्जे में नहीं आया, ये तो मक्कार इनके कब्जे में कैसे आ जाएंगे? तो जाट को जो करना है वो जाट करेगा। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की अब भर्ती बहुत कम होगी जो आंदोलन कर सकें, बगावत कर सकें, जैसे कि इन्होंने कर दी है। एक प्रकार से इन्होंने बगावत की होगी या फिर हाँ में हाँ नहीं मिलाया होगा, इसकी वजह से यह कंडीशन देखने को मिली। इन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो स्पष्ट है कि इनको वो सम्मान नहीं मिला, और उसमें जेपी नड्डा का वो बयान शामिल है। इन्होंने भरे मन से शिवराज सिंह चौहान के लिए बोला था, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी बोला है। इसी प्रकार से इन्होंने यशवंत वर्मा के लिए जो महाभियोग आना है उसका भी इन्होंने समर्थन कर दिया, और यह सब सरकार नहीं चाह रही थी। शायद इसीलिए सरकार ने इनसे स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा मांगा है। तो इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, सूत्रों के हवाले से इनको निकाला गया है। अब नए उपराष्ट्रपति की तैयारी की जा रही है और सामान्यतः वो बिहार से हो सकता है। फाइनली हमें ध्यान रखना चाहिए कि इससे पहले भी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है केवल एक बार, बीवी गिरी साहब ने। वो भी इसीलिए दिया था क्योंकि जाकिर हुसैन साहब जो उस समय के राष्ट्रपति थे उनका निधन हो गया था और भारत को राष्ट्रपति की जरूरत थी। तो बीवी गिरी साहब जो उस समय उपराष्ट्रपति थे उनको त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। और ऐसी स्थिति जब भारत में ना राष्ट्रपति हो ना उपराष्ट्रपति हो, तब भारत का मुख्य न्यायाधीश उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है, जैसे कि हिदायतुल्लाह ने उस समय किया था। पर भारत के इतिहास में पहली बार है कि कार्यकाल पूरे होने से पहले ही किसी उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। यह कोई आम बात नहीं है और इसकी मीडिया पे चर्चा ना होना, इनका फेयरवेल ना होना, चुप्पी साधना, ये बताता है कि यहाँ शक्ति संतुलन का काम चल रहा है। हमें यह समझना होगा कि जो पार्टियां आज सत्तारूढ़ हैं या विपक्ष में हैं, ये प्राइवेट पार्टियां हैं। सरकार तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होता है, ये एक्चुअली गवर्नमेंट है और इनको वो लोग चला रहे हैं जो 5 साल के लिए आते हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? क्या इसके प्रति हमें आवाज़ उठानी चाहिए? आपकी क्या राय है मुझे बताना, और कोई सलाह मशवरा हो तो बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये देश जो है वो क्या अब इस प्रकार से चलेगा कि जैसा चाहें उसको रखेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं रखेंगे। अगर संस्थाओं पर कब्जा हो जाएगा तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचा? क्या लोकतंत्र केवल किताबों में है या सच में हम लोकतंत्र पर अभी भी यकीन करते हैं? आपकी क्या राय है बताइए। वीडियो कैसा लगता है, अगले किस मुद्दे पर आप सुनना चाहते हैं वो बताइए। एक निवेदन और है, आप प्ले स्टोर पर जाकर नैया पार एप्लीकेशन सभी लोग डाउनलोड करें और सहयोग करें हमारा जैसे भी हो सके। जय हिंद, जय भारत।